Okay, those substance which had same molecular formula but different physical and chemical properties, उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आइसोमेरिज्म कह देते हैं। ओके, अब ये तो समझ में आ गया कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट उसका क्या हो जाएगा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। आइसोमेरिज्म जो है ना बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिसके अंदर स्ट्रक्चरल डिफरेंट हो, ये वाले के लिए बिल्कुल सही है। दो सबस्टेंस व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जिसके पास क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, जिसके पास स्ट्रक्चर सेम हो बट अरेंजमेंट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है या एटम इन 3D में उसका क्या हो, डिफरेंट हो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं सर 4। ओके, कौन कौन सा होता है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज, वेरी गुड, जो कि एक एग्जाम में आया था, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड या इसको सॉल्वेटेड भी कहा जाता है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। और दूसरा नाम क्या हो जाएगा, कोहली लिंकेज। और लास्ट में है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन है। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान से, इसको याद रखने के लिए ना आप लोगों ने विराट कोहली का नाम सुना होगा, यहाँ से सीओ ले लेते Yes. हैं, यहाँ से एच ले लेते हैं और यहाँ से एल ले लेते हैं, यहाँ पे आई ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, याद रखने के लिए कोहली का यूज कीजिएगा। यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म एंड आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसमें आप फिर से बोलिएगा मनीषा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किन्हीं को इनकी आवाज क्लियर आ रही है तो मुझे बता दे, कुछ समझे तो। क्या पूछ रही है मनीषा, आप एक बार टाइप कर दो मनीषा। ओके ठीक है, आप टाइप कर दीजिए क्योंकि आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक होके आ रही है, तो मैं तो नहीं समझ पाया। बाकी अगर कोई समझे हो तो मुझे बता दीजिए। ओके ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल। आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बात भी लिख देता हूं कि इनकी अरेंजमेंट जो होती है ना 3D में डिफरेंट होती है। अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D इज डिफरेंट। 3D का मतलब समझते हो, Yes, 3 dimensions. जिसके पास 3 डायमेंशन हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 3D। आजकल 7D आ गया है। आप लोग अगर जब कभी किसी मॉल में जाओगे तो वहां पे 3D अब नहीं 7D का यूज करते हैं। 5D तक तो मैंने भी देखा था अपने कॉलेज में, अब उसके बाद जो है आजकल जो नया आ गया है 7D तक आ गया। तो काफी अच्छे लगता है, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप ही की चारों तरफ जो है सारी चीजें हो रही है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है कि आपके सामने क्या है कि आइसोमेरिज्म बेसिकली क्या होते हैं कि जो है वहां पे अलग पढ़ते थे
अगर जो ऑर्गेनिक में पढ़ते होंगे रिंग आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, वहां पे अलग होता है, कोऑर्डिनेशन में क्या होता है अलग होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका यूज करेंगे, आपको बस इतना से ध्यान दे देना है कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं कि जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट उसका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो डिफरेंट हो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है स्पीशीज के लिए, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है, और इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है। इसी कारण से मैं कह रहा था कि आप आइसोमेरिज्म को कभी भी ऐसा मत कहिएगा कि दो सब्सटेंस या दो मॉलिक्यूल्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट जो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसके लिए तो सही है स्ट्रक्चरल के लिए, लेकिन स्टीरियो के लिए क्या हो जाता है गलत हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या यूज करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। ओके ठीक है, यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म आर टू और मोर कंपाउंड दैट हैव सेम केमिकल फॉर्मूला, जिसके पास क्या हो सेम केमिकल फॉर्मूला हो बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, उनका जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होना चाहिए। बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसके डिफरेंट हो जाने के कारण उसकी जो प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। जब उसके अरेंजमेंट के कारण क्या हो जाएगा बिल्कुल जो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। ओके अब यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत चीजें समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, इस टाइप के जो हम लोग क्या कहेंगे जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कहेंगे। और जब उसकी मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहेंगे जो है आपको ये कहेंगे, यानी कि जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहेंगे, ठीक है। ओके अच्छा यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, स्टीरियो को ना हम लोग ज्योमेट्रिकल को बेसिकली दो टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है सिस एंड ट्रांस, दूसरा होता है फेसियल एंड मेरिडोनल कहते हैं, ठीक है। दोनों को टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या करते हैं डिफाइन करते हैं सिस एंड ट्रांस में। कैसे देखा जाता है जनरली मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पहले ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा तो वहां पे ऐसा कहा जाता है तीन कंडीशन, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनिक बता रहा हूँ, फिर आपको यहाँ के इसके अनुसार से बताऊंगा। तीन कंडीशन देखा जाता था। कैसे देखा जाता था? सबसे पहले डबल बॉन्ड देखा जाता था। खैर यहाँ पे ऐसा नहीं, मैं बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ वहां पे भी चीजें। यहाँ पे हम लोग क्या देखते थे डबल बॉन्ड, ये कहाँ के लिए ऑर्गेनिक के लिए। फिर हम लोग क्या देखते थे कि डिफरेंट ग्रुप lies in same कार्बन। ये मैं बता रहा हूं कहाँ के लिए बताया था मैंने पिछले बार। ऑर्गेनिक। और तीसरा था लाई इन सेम प्लेन। एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको समझने में मदद मिले, ठीक है। अब जैसे मैंने क्या कहा कि यहाँ पे ध्यान से सुनिए, जैसे मेरे पास ये बताइए ए और ये बी, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? Yes, sir. No. नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप नहीं, डबल बॉन्ड है, सेम प्लेन में लाइन कर रहा है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप लाइन इन सेम कार्बन पे नहीं है। यहाँ पे अगर जब बी हो जाता, यहाँ पे ए हो जाता, तो ये क्या हो जाता यानी कि लाई कर जाता। और अगर ये लाई करता दोनों अपोजिट है तो इसको हम लोग क्या कह देते ट्रांस कह देते, ठीक है। ये कैसा बन जाता है ट्रांस बन जाता है। इसी चीज को मैं ऐसे समझाता हूं, यहाँ पे एक पेज ऐड कर लेते हैं। सपोज कीजिए मान लो कि मेरे पास ये कोई कार्बन है, आप लोगों के लिए मैं क्या ले लूं यहाँ पे, जैसे सपोज कीजिए आप लोगों के लिए मैंने ले लिया सलमान खान। सलमान खान का नाम सुने हो? Yes, Yes. सलमान खान शॉर्ट में, sir. ठीक है। और इधर ले लेता हूँ कैटरीना। खैर आप कैटरीना सलमान की हो नहीं सकती क्योंकि विकी की हो रही है। ओके यहाँ पे कैटरीना हो गया और यहाँ पे मैंने ले लिया विकी, और यहाँ पे और कौन सी नई हीरोइन है, कोई भी एक नाम बता दो। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? नो सर। करेगा। अब देखो इस कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है, मुझे देखना डबल बॉन्ड है, डिफरेंट ग्रुप है इस कार्बन पे, डिफरेंट है, यहाँ पे भी डिफरेंट है। जरूरी नहीं है कि दोनों पे सेम ही हो,
डिफरेंट भी होगा तो भी ये क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इन ऑर्गेनिक में 3 बातें की ध्यान रखना था कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या होना चाहिए कि कार्बन पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए। अब यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे मैं ऐश्वर्या और यहाँ पे भी मैं कर देता ऐश्वर्या, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। दोनों कार्बन पे सेम नहीं होना चाहिए, दोनों पे क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। अगर जब डिफरेंट है तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ये हम लोगों ने जो है पहले पढ़ा था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सिस और ट्रांस पहचान में आना चाहिए कि दोनों ग्रुप अगर जो सेम साइड होगा, जैसे इस कार्बन पे ए है, इस कार्बन पे बी है, अगर जब दोनों अपोजिट है, यानी कि ए इधर है, ए बी है, तो यानी कि जब दोनों अपोजिट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर जब दोनों सेम साइड होता तो हम लोग क्या कह देते हैं, इसको सिस कह देते हैं। जैसे ये देखो सिस है, ये क्या है, ट्रांस है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएंगे, यानी कि सिस हो जाएंगे और जो है क्या हो जाएंगे, ट्रांस हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। अब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन में आपको बताने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता हूँ, जिससे आप किसी को भी देख के बता सकते हो। ये तुमने वहां के लिए बताया, और यहाँ पे देखिए हम कैसे पहचानेंगे। सिस के बीच जो है एंगल देखिएगा 90 डिग्री एंड ट्रांस के बीच देखिएगा 180 डिग्री। इतना सा आप देख लोगे तो आपका काम बन जाएगा कि कौन सिस है कौन ट्रांस है। देखिए यहाँ पे चेक करते हैं, ये NH3, ये NH3, ठीक है, ये Cl, ये Cl। क्या इन दोनों के बीच में, अपोजिट ग्रुप के बीच में एंगल कितना है? अगर दोनों सेम होते तो 180 होता, ठीक है, दोनों अपोजिट तो है नहीं। ये यहाँ पे क्या है, जैसे देखो NH3 और ये Cl, इनके बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब किसी के मन में किसी के मन में आएगा कि सर आप कैसे कह सकते हो 90, मैं तो कहूंगा 120। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि रिप्रेजेंट करते तो 90 या 180 पे ही रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, या तो 90 होगा, क्योंकि 180 कब होता है, जब ऐसा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 180 कहते हैं। और ये 180 है नहीं, यानी कि कैसा है, कुछ इस प्रकार से, तो इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, 90 डिग्री, यानी कि इस प्रकार से। तो इसको ऐसे कर दोगे तो देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, दिख रहा है 90 डिग्री है, पूरा प्लेन में देखो तो इधर जो है 90 डिग्री दिखेगा, यानी कि इसको थोड़ा सा तिरछा करके बनाया गया है ताकि कि आपको अच्छे से दिखे। तो अगर उनके बीच का एंगल, दो अपोजिट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो उसको हम सिस कहेंगे। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, और इनके बीच देखिए 180 है, यानी कि इसको हम लोग क्या कह देंगे, ट्रांस कह देंगे। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ट्रांस है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा, सिस एंड जो है ट्रांस को आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए। ओके, अच्छा यहाँ पे देखिए बताइए कि ये कैसा आइसोमेरिज्म है, NH3 कितना डिग्री है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। यहाँ पे NH3Cl कितना है, 180 आपको क्या करना है कि एक Cl पकड़ो, एक NH3 पकड़ो, एक NH3 एक Cl, इसके बीच 90 डिग्री, एक Cl एक NH3 90 डिग्री, एक Cl एक जो है NH3, एक Cl एक NH3, यानी कि इनके बीच जो है एंगल कितना 90 डिग्री है, यानी कि कैसा हो जाएगा, सिस हो जाएगा। NH3 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 Cl Cl, अब 180 डिग्री है तो ये कैसा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा कि किसे सिस कहते हैं किसे ट्रांस कहते हैं। मुझे बताइए यहाँ पे कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है, देख के पता लग रहा होगा। सर फर्स्ट सिस, सेकंड ट्रांस। क्या हो जाएगा, सिस। फर्स्ट जो है सिस हो जाएगा। देखिए 1Cl आपको पता लग रहा है, ये ऐसा है तो 180 डिग्री, ये ऐसा है तो यानी कि 180 डिग्री, यानी कि ट्रांस हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, आपका जो है सिस हो जाएगा। सिस मतलब सेम, जब दोनों ग्रुप सेम साइड हो या 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आ जाता है। और अगर जब दोनों 180 डिग्री के बीच हो तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि ट्रांस कह देते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसी बार जेईई मेंस 2023 में जो है क्वेश्चन पूछा था फेशियल और जो है मैकडोनल्ड से, मेरीडोनल्ड से। क्या पूछा था, ये एनसीईआरटी की लाइन है। आपको देखो मैं बताता हूँ कि कैसे पहचानना। एक्चुअली ना पहचानने में आपको दिक्कत आएगा कि कौन फेशियल और कौन मेरीडोनल है। सिस ट्रांस तो आसान है कि आप देख के बता सकते हो कि 90 डिग्री है यानी कि सिस हो जाएगा, और 180 डिग्री है यानी कि ट्रांस हो जाएगा। लेकिन फेशियल और मेरीडोनल में नहीं बता सकते। मनीषा, मेरी आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है।
आपके उधर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अच्छा आप एक बार टाइप कर दो ना मनीषा, मैं इसको देख लूंगा ना क्या प्रॉब्लम है। अगर इनकी कोई किन्हीं को समझ में आई है तो एक बार बता दीजिए, किन्हीं को समझ में आ रही है इनकी आवाज? नो तो No. ओके, एक बार प्लीज आप टाइप कर दीजिए तो मेरे को भी समझ में आएगा। एक्चुअली मुझे पता नहीं लग रहा है आप क्या कहना चाह रहे हो, क्योंकि आपकी आवाज काफी ब्रेक होती आ रही है। ओके चलिए, यहाँ पे मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को यूज कीजिएगा, नहीं तो मैं बता रहा हूँ फेशियल एंड मेरीडोनल में बहुत कंफ्यूजन रहेगा। देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, CONH3 थोड़ा सा इसको मन की आंखों से देखना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि सर मन की भी आंखें होती है तो होती है, वो देखने वाले पे डिपेंड करता है। सर मनीषा ने टाइप कर दिया, आप देख लो। ओके ठीक है। सर एंगल सेम एटम्स में देखेंगे, डिफरेंट एटम में, तभी तो पता लगेगा। अगर जो सेम एटम के बीच में, जैसे सेम एटम के बीच में अगर जो 180 डिग्री हो गया तो उसको ट्रांस कहिएगा, और अगर जो डिफरेंट एटम के बीच में अगर जो 90 डिग्री हो गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि 90 डिग्री। जैसे यहाँ पे भी आप देख के बता सकते हो इसके बीच कितना 90 डिग्री, या इसके बीच में भी बता सकते हो आप। अगर जो सिंपल तरीका क्या होता है कि मैं कहूँ तो, अगर आप देखो कि सबसे आसान है ट्रांस को पहचानना। दोनों सेम ग्रुप अगर जो अपोजिट होंगे तो ट्रांस हो जाएगा, ठीक है। और अगर जो दोनों सेम ग्रुप अपोजिट नहीं है तो उसको हम लोग सिस कहते हैं, ठीक है। क्या समझ में आया? यस सर। मनीषा, यस सर। मनीषा बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। ओके ठीक है। सर आप ये बोल रहे थे कि जो आपने सेकंड वाला ब्रांच बनाया है उसमें सीएल और ईएन में तो 90 डिग्री का एंगल है। हमने कहा कि जो सिमिलर टाइप का ग्रुप होगा उनके बीच जनरली देखना, लेकिन 90 डिग्री के लिए हम लोग डिफरेंट भी देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे अगर जो ट्रांस में आपको देखना है सिमिलर, ठीक है, 180 डिग्री का होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। आकांक्षा अब क्लियर है? यस ओके, आप बेसिकली देखिए, अगर मैं कहूं कि सिस और ट्रांस को पहचानने के लिए कि दोनों ग्रुप अगर जो सेम साइड हो, चाहे वो जो है सेम जैसा भी हो या डिफरेंट भी हो सकता है, वो अलग अलग जगह पे आपकी अलग अलग केसेस है। लेकिन आप ये देखो कि सेम ग्रुप अगर जो 180 डिग्री पे है तो वो ट्रांस हो जाएगा। अब इस केस में अगर जो 90 डिग्री है तो आप कोई भी देख सकते हो, सीएल सीएन के बीच भी 90 हो सकता है, और सीएल और ईएन के बीच भी क्या हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है। ओके मनीषा, ओके थैंक यू। अब यहाँ पे आपको देखना है कि फेशियल एंड मेरीडोनल को पहचानना है। मैं तरीका बता रहा हूं, आप वैसे तरीके बुक को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल भी क्लियर नहीं होगा कि कैसे हम लोग कहेंगे। अब देखो इसको मैं ना स्क्वायर प्लेनर बना लेता हूं, बिल्कुल स्क्वायर है, ऐसा नहीं समझिएगा कि आपने तो रेक्टेंगुलर बना दिया या और कोई शेप बना दिया टेट्राहेड्रल और पता नहीं कौन कौन सा शेप बनता है। ये बिल्कुल आप स्क्वायर है, यानी कि चारों जो है एंगल बिल्कुल सेम है। अगर आप ध्यान से सुनिएगा कि एक ना, इसको हम लोग कहते हैं एक्सियल, ये जो है क्या है, एक्सियल पोजीशन है। ये भी कैसा है, एक्सियल पोजीशन है। और ये क्या है, इक्वेटोरियल है। सर। ओके, अगर yes, sir. आप ना इनका, मैं इस देखो यहां से इनको लेता हूं, इसको इस प्रकार से और इसको इस प्रकार से बनाता हूं, तो ये जो है ना ऑक्टाहेड्रल का ना एक फेस बन रहा है। अगर जो ध्यान से देखो ऑक्टाहेड्रल अगर जो कुछ इस प्रकार से है, एग्जैक्ट 3D मॉलिक्यूल्स तो है नहीं मेरे पास, तो मैं आपको दिखा देता है। सपोज करो ये है, अगर जो देखिए इनके बीच में ना एक, सपोज तीनों सिमिलर ग्रुप होगा तो इनके, ये एक्सियल है तो यानी किस प्रकार से मैं अगर जो ले लूं, देखो ध्यान से, इनके बीच में ये यहां से जुड़ेगा, दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? ओके, यहाँ ध्यान से देखिए, इनके बीच और इनके बीच एक ना ट्रायंगुलर फेस बनेगा। ये टोटल कितने होते हैं, 6, 1
2 3 4 और एक नीचे 5, एक ऊपर 6। यानी कि इस प्रकार से क्या हो जाता है कि 6 फेस से बना होता है और सबका फेस कैसा हो जाता है, यानी कि जो है ट्रायंगुलर हो जाता है। तो जिस कारण से इसको फेशियल कहते हैं। अब ध्यान से सुनना कैसे पहचानने में, ये तो मैंने समझा दिया। अगर एक्सियल से दो सिमिलर ग्रुप जुड़ रहे होंगे तो वो कैसा बनेगा, फेशियल बनेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा कि अगर एक्सियल से एक एक्सियल और दो सिमिलर ग्रुप से जो फेस बन रहा होगा उसको हम लोग क्या कह देते हैं, फेशियल कह देते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक ट्रायंगुलर से एक इसका ट्रायंगुलर, एक इधर ट्रायंगुलर, एक पीछे एक नीचे, और एक इस प्रकार से जो है टोटल कितने बन जाते हैं, 6 जो है फेशियल बन जाते हैं। तो इस कारण से हम लोग क्या कह देते हैं, सॉरी टोटल 8 बनते हैं, क्योंकि एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, 4 ऊपर बनेंगे, 4 नीचे बनते हैं। तो इस कारण से यहाँ पे टोटल कितने हो जाते हैं, 8 फेस बनते हैं, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अब जो एक फेस है वो पर्टिकुलरली कैसे बन रहा होगा, 2 स्क्वायर के, यानी कि जो है इसका यहां से बन रहा होगा, ये देखिए स्क्वायर वाले से बन रहा होगा, और एक जो है एक्सियल वाले से बन रहा होगा। तो जिस टाइप से बनता है तो उसका एक पर्टिकुलर फेस बन जाता है। इस कारण से हम उसको क्या कहते हैं, फेशियल कह देते हैं। यानी कि 4 फेशियल ऊपर बन रहे होंगे, 4 नीचे बन रहे होंगे। क्या ये समझ में आ गया? आपसे पहचानने में आएगा कौन फेशियल है, तो आप देखिएगा एक एक्सियल पे और 2 यानी कि जो है स्क्वायर वाले पे होगा, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, फेशियल कह देंगे। दूसरा मेरिडोनल किसे कहेंगे, कि अगर स्क्वायर प्लेनर पे ही आ जाए तीनों के तीनों ग्रुप, तो देखिए यहाँ पे ये तीनों के तीनों ग्रुप कहाँ पे आ जा रहे हैं, स्क्वायर प्लेनर पे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेरिडोनल कहते हैं। अब कहोगे सर कहाँ पे होगा, तो आपको 2 बातें याद रखनी है। ये हमेशा फेशियल और मेरिडोनल कहाँ बनता है, ऑक्टाहेड्रल में बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, ऑक्टाहेड्रल में। दूसरा, इसके पास जो मॉलिक्यूल्स का जो मेटल A3 एंड B3 होना चाहिए, तभी आपको फेशियल एंड आपको जो है मेरिडोनल शो होगा। ये 2 कंडीशन को ध्यान रखिएगा, बाकी जगह पे आपको फेशियल एंड मेरिडोनल शो नहीं होता है। ओके, बोलिए यहाँ तक क्लियर है, आप पहचान लोगे मेरिडोनल कब Yes, होता है, sir. फेशियल कब होता है। ओके, अब जैसे कह रहा है कि आप बताओ कि इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनाते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में मैंने बताया था क्या बनाएंगे, सिस एंड ट्रांस बनाएंगे। हम पहले क्या बनाते हैं, सिस, यानी कि सिस में कितना एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। 90 90। अच्छा ये देखिएगा सभी जो है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होंगे, ऐसा नहीं होगा कि ये एकदम थोड़ा सा इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, नहीं, तो बिल्कुल सिमिलर होंगे। ठीक है, थोड़ा बनाने में से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनके बीच देखिए हम क्या करते हैं, NH3, और यहाँ पे हम लोग जोड़ देते हैं CN। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, NH3, और यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, CN, एंड यहाँ पे हम लोग क्या जोड़ देते हैं, CN, एंड जो है CN जोड़ देते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए 2 किसी को भी ले लेता हूँ, एक इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये यहाँ ले लेते हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका जो है सिस कहेंगे। अब देखो ट्रांस में क्या होगा, सबको बिल्कुल 180 डिग्री बना दो, बिल्कुल आसान है। NH3 अगर जो सभी के सभी 180 डिग्री पे नहीं है तो थोड़ा सिंपल बना दिया इस बार। ठीक है, वैसे ऐसा ही बनेगा, आपकी बुक में जो है इसी प्रकार से बनेगा, मैं इसी टाइप को बना देता हूँ। आपकी बुक या हमारी भी वही बुक है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से इनके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CN एंड CN। ये जो है क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैंने बताया 2 टाइप के होते हैं, एक में हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिस एंड ट्रांस, दूसरे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फेशियल एंड मेरिडोनल। सिस एंड ट्रांस में जो सिस में एंगल होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, यहाँ पे देखो हर एक के बीच कितना एंगल है, 180 डिग्री, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, ट्रांस कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली आपसे यही कह रहा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, हम लोग जो है इसको बता सकते हैं कि आपको सिस और ट्रांस बताना है, आपको ज्यादा फेशियल एंड जो है मेरिडोनल के बारे में नहीं बताना है। और यहाँ पे फेशियल एंड मेरिडोनल बन भी नहीं सकता, क्योंकि आपको मैंने बताया मेटल के साथ A3 एंड B3 होना चाहिए, तभी वो क्या करेगा, फेशियल एंड मेरिडोनल शो करेगा। ओके, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आज की क्लास का, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैं सबसे पहले आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म समझाता हूं
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है कि जो लाइट के प्रेजेंस में क्या करेंगे कि अपने आप को रोटेट कर दे, या मॉलिक्यूल्स जो है अपने आप को रोटेट कर दे। तो सर क्या ऐसा होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। कभी आप लोगों ने मेडिसिन पे लिखा हुआ देखा है, इट कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट? Yes, sir. इसका मतलब क्या है कि वो जो मेडिसिन है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर अब देखियो, अब क्या करते हैं ना हम लोग, कितना अच्छे से दिमाग लगाते हैं कि अब ना व्हाइट कलर का शीशा नहीं रखते, व्हाइट कलर की प्लास्टिक नहीं रखते हैं, जनरली देखिएगा ब्राउन कलर की यूज करते हैं। कभी नोटिस किया क्यों करते हैं ब्राउन कलर की ही? क्योंकि वो क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा सनलाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से, क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग कई बार दवाई को धूप में पिलाते हैं बच्चों को। खैर शहर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन आज भी क्योंकि ज्यादातर जो है हम लोग दवाई कहाँ पे देते हैं, H2O2 भी क्या है, क्या पूछना चाह रहे हैं? H2O2 सिस या ट्रांस शो करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल मनीषा, आज आपकी आवाज नहीं आ रही। आपके शायद उधर नेटवर्क आज प्रॉब्लम होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि आपके सामने क्या होगा कि जैसे ही क्या कहा, मैंने क्या कहा कि आप देखे होंगे कि बहुत सारे मेडिसिन की जो बोतल को ब्राउन कर दिया जाता है, ताकि कि वो जो है प्लेन पोलराइज जो लाइट को वो क्या कर सके, रोटेट ना कर सके, उसके एंगल को चेंज ना कर सके। इसके चेंज होने के कारण मॉलिक्यूल्स चेंज हो सकता है और कई बार जो है रिएक्शन हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है आपको कीप अवे फ्रॉम द सनलाइट लिखा हुआ रहता है, ताकि कि हमें से दूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करोगे तो जो भी दवाई है वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इस चीज को बचने के लिए हमने क्या करते हैं, ब्राउन कलर की बोतल यूज कर देते हैं, ताकि कि इस इफेक्ट को हम जो है नेग्लेक्ट किया जा सके। जैसे यहाँ पे देखिए, ये सोर्स ऑफ लाइट है। अगर जो सोर्स ऑफ लाइट है ये अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट का मतलब होता है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो रहे हैं, जा रहे हैं। जब वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये क्या हो जाते हैं, अनपोलराइज लाइट होते हैं। ठीक है, अब जब ये अनपोलराइज लाइट है तो हमने इसको क्या करा कि प्लेन पोलराइज लाइट पास कराया। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज। प्लेन पोलराइज क्या करता है कि सभी के सभी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कन्वर्ट कर देता है। कहोगे कैसे सर? जैसे आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोगों ने अगर जैसे जो ज्यादा लैपटॉप चलाते हैं तो उनको कहा जाता है कि ये ग्लास यूज कीजिए, ये क्या करेगा कि आपकी आंखों को बचा कर रखेगा। ऐसा कभी सुने हो? Yes, sir. Blue light protection वाली हाँ, glass. वो क्या करता है कि बहुत सारे लाइट को वो आपकी आंखों तक शीशा जो होता है ना वो पास नहीं होने देता है। आप लोग अगर जब कभी आई वाले के पास जाओगे तो वो एग्जांपल देता है, ब्लू लाइट पास करके दिखाता है कि उसमें से जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है सिर्फ एक ही लाइट पास होता है, बाकी लाइट जो इधर ही रह जाता है। ऐसा जिन्होंने जो आई डॉक्टर के पास गए होंगे उन्होंने ऐसा देखा होगा, मुझे जहां तक लगता है कुछ ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं। हाँ, तो वो क्या करते हैं कि आपको बताते हैं कि वो सारी लाइट को अंदर नहीं आने देता है। वो क्या करता है, कुछ लाइट को अंदर आने देता है, तो सभी के सभी को क्या करता है, पोलराइज कर देता है, यानी कि कहता है एक हो जाओ। और वो कैसा हो जाता है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रेट लाइन हो जाता है। ये अलग अलग डायरेक्शन थे लेकिन सबको पोलराइज करके हमने क्या कर दिया, पर्टिकुलरली एक लाइट दे दिया। और इसको हम लोग कहते हैं पोलारीमीटर कहते हैं। ये क्या है, पोलारीमीटर। ये पोलारीमीटर क्या करता है कि बेसिकली बताता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। कैसे बताता है कि मान लो कि ये हमने कहा कि अगर ऐसा पास हो जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर सिंपली ऐसा पास हुआ तो हम लोग कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, ऑप्टिकली क्या है, इनएक्टिव है। लेकिन हो सकता है कि ये सम एंगल पे क्या हो जाए, डेविएट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाता है, ये एक्चुअल होता है, ऐसा होता तो ये जो हमारा क्या हो जाता है, ठीक है, और एक जो है ऐसा हो जाता है। ठीक है, मान लो ये ओरिजिनल है और यहां से मैं क्या कर दे इस प्रकार से। अगर क्लॉकवाइज है तो इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। अगर जब प्लेन पोलराइज लाइट से अगर जब क्लॉकवाइज घूम गया तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, मेरे हाथ उल्टा दिख रहा होगा आपको उधर साइड। अगर जब प्लेन पोलराइज क्लॉकवाइज कैसा जाता है, घड़ी ऐसा जाता है, उल्टा मैं बता दूं ऐसा जाता है, आपके देखिएगा थोड़ा सा उल्टा हो रहा Yes, होगा sir. आपको देखने में।
तो यानी कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है तो उसको हम लोग डेक्स्ट्रोरोटेटरी कह देते हैं। ठीक है, यही बात भी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ। ये क्या करता है कि प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज अगर जो है रोटेट या एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कह देते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कह देते हैं। अब यहाँ पे वापस से हम लोग जो है पढ़ते हैं, आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, अब ये तो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब तो ऐसा नहीं कहोगे ना सर मुझे पोलराइमीटर दो तब हम बताएंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। ऐसे अगर जो आपको देंगे एक मॉलिक्यूल उसके अंदर दाखोगे तो 10 मिनट लग जाएगा, तो उतना तो आपके पास समय भी नहीं होता है। तो हम लोगों को एक अलग तरीके से जो हम पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है कि जो भी कंपाउंड दिया है उसका मिरर इमेज बनाइए। अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल हुआ, सुपर इम्पोजिबल का मतलब है एग्जैक्ट उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है इम्पोज हो जाना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूँ, परफेक्ट मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है तो प्लीज आप अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये अंगूठा है, ठीक है, ये उंगली है। क्यों? क्योंकि मैं चीज को दिखा सकता हूँ आपके सामने रियल में, 1 2 3। अगर जैसे उंगली कम हो जाए तो समझ जाइएगा एक उंगली इसका खत्म हो गया है या कट गया है। ठीक है, इसका मिरर इमेज बनाते हैं। ये कुछ इस प्रकार से है। परफेक्ट नहीं बना लेकिन आप समझ जाओ कि ये उंगली है। अब देखो कैसे मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा आप अपने से रियलाइज कीजिएगा अपने हाथ को, ये मिरर है, आपको तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब ये देखो, ये कुछ इस प्रकार से है, उल्टा दिख रहा है। अब दिख रहा है, ये ऐसा ही दिख रहा है ना, ठीक है ना। Yes. पहला इमेज वाला जो है फर्स्ट इमेज है, ये ऐसा ही है। सेकंड इमेज देखो आप लोगों का कैसा है, ऐसा है। ठीक है, अब इन दोनों को मैं सुपर इम्पोज करा रहा हूँ। ये अंगूठा बाहर निकल गया, ये अंगूठा बाहर निकल गया। अगर दोनों अंगूठा सेम नहीं है तो ये मिरर इमेज नहीं है। मिरर इमेज एक और एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में आएगी। मान लो कि मैंने ए लिया, इस मिरर के सामने रख दिया। अब इस मिरर को इस पे, इसका इमेज भी ऐसा बनेगा। इसको हमने क्या करा, पकड़ा, इसको इसके ऊपर क्या कर दिया, सुपर इम्पोज कर दिया। अगर ये सुपर इम्पोज हो गया, दूसरा देखिए, मान लो यहाँ पे P है और ये भी P है। अब इस P को इस P पे मर्ज करूंगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से P आ जाएगा। बोलिए, तो ये क्या हो गया कि Yes, सुपर इम्पोजिबल नहीं है। अब जो कहता है कि जो सुपर इम्पोज नहीं हो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कह देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है और ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे, जो पूरा का पूरा दूसरे को, यहाँ पे आप अपने अंगूठे अपने लोगों को जो है कॉपी को रख के नीचे इस प्रकार से देखिए, ये अंगूठा बाहर होगा, ये अंगूठा बाहर होगा, छोटा उंगली बड़े उंगली के साथ, बड़ा उंगली जो है छोटे उंगली के साथ जो है मर्ज हो रहा होगा। ये पूरा का पूरा अगर कवर ना कर पाए या सुपर इम्पोज ना कर पाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएंगे। हाँ बोलिए वरुण। अगर सर ये सेम हुए तो क्या सेम हो जाएंगे? अगर से कहोगे कि ये जो है पूरा का पूरा मिरर में पे वो जो है ओवरलैप कर गया तो यस सर, तब तो Yes, sir. ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ना, सेम हो जाएगा। जैसे मान लो आपका कहने का मतलब है सर मैंने एक मेटल लिया, इधर ये क्लोरीन ले लिया, इधर क्लोरीन ले लिया, इधर ये क्लोरीन ले लिया, इधर ये क्लोरीन ले लिया। अब मुझे बताओ उसका क्या, ये भी मेटल सेम ही बनेगा। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। Inactive. ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, इनएक्टिव। ओके, अब ये बात तो समझ में आ गई। अब हम आपको पढ़ के समझाते हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये लाइन बाय लाइन। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आर मिरर इमेज दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब होता है पूरी तरीके से, उसमें जरा सा भी गैप नहीं रहना चाहिए, जरा सा भी अंतर ना होना चाहिए। इस टाइप को हम लोग क्या कह देते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। और ये जो दोनों मिरर इमेज होंगे ना उसको इनांसोमर कहेंगे। यानी कि डेक्स्ट्रो और लिगो जो है यहाँ पे क्या है, ये आपस में क्या है, इनांसोमर है। यानी कि जो कंपाउंड ये और ये जो कंपाउंड है वो कैसा है, इनांसोमर है। बेसिकली जो मिरर इमेज सुपर इम्पोज नहीं होते हैं और ऑप्टिकली बेसिकली हम लोग
कैरल कंपाउंड से पता करते हैं कि कौन सा जो है कैरल है, तो हम लोग उसको क्या कह देते हैं, यानी कि जो है अभी आपको मैं बताऊंगा कैरल सेंटर क्या होता है। एक्चुअली आपको पहले अगर जो वहां पे पढ़े होते जिसके पास चारों डिफरेंट ग्रुप है उसको हम लोग कहते हैं कैरल सेंटर कहते हैं, और कंपाउंड को कैरलिटी कहते हैं। लेकिन जब दो कैरल आ जाते हैं तो नहीं बता पाते, उसके लिए अलग तरीका होता है, कॉस पॉस हम लोग जो है बहुत सारी चीजें चेक करते हैं, तो फिर हम लोग बता पाते हैं। द मॉलिक्यूल्स और आयन दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज आर कॉल्ड कैरल। अगर जो पूरी के पूरी तरीके से सुपर इम्पोज नहीं हो पाता है तो हम उसको क्या कह देते हैं, कैरल कह देते हैं। जैसे देखिए ये इसका मिरर इमेज है, इसको पलट दिए ऐसा आ गया, ये इधर साइड आ गया, ये क्या हो जाएगा, इधर चले जाएगा, थोड़ा सा रोटेट होगा, यानी कि इसका मिरर इमेज जो है ये बना। अब इसको उठाओ और इसके ऊपर रखो तो देखो पूरा का पूरा जो है मिरर इमेज नहीं आएगा, इधर साइड सीओ आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से इसके ऊपर जो है यहाँ से देखिए कुछ ऐसा आएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ ऐसा आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ऐसा आ जाएगा। तो देखिए पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं है। अगर जो पूरा का पूरा सुपर इम्पोज नहीं है, ये कैसा हो जाएगा, आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, और ये दोनों इमेज जो है ये कैसा हो जाएंगे, जो है इनांसियोमर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये क्या है, एक दूसरे के कायरल है। दिस टू फॉर्म आर कॉल्ड डेक्स्ट्रो एंड लेबोरोटरी। अगर जब क्लॉकवाइज घूमता है तो उसको डेक्स्ट्रोरोटरी कहते हैं, लिबो जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिबोरोटरी कहते हैं। और ये जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, लाइट इन पोलरिमीटर से जब पास करने के बाद जो होता है। डी का मतलब होता है राइट साइड एंड लेफ्ट का मतलब होता है जो है लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ से इसका मतलब ये याद रख सकते हो। और बेसिकली हम लोग जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के रूप में आपको दिखेगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज कॉमन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्विंग डाइडेंटेड लिगेंड। आप जनरली याद रखिएगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है ना, ऐसा नहीं कि सब इस पे नहीं करता है, लेकिन बहुत कम कर, इक्का दुक्का केस में करता है, स्क्वायर प्लेनर में या टेट्राहेड्रल में। जनरली जो शो करेगा ऑक्टाहेड्रल, आपको पहचानने के लिए आएगा कि कौन जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, तो आप इस दो बात को याद रखिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि ऑक्टाहेड्रल है, हो गया है। दूसरा देखिएगा डाइडेंटेड। डाइडेंटेड का मतलब क्या है, जिसके पास कितने लिगेंड हो, दो डोनेट करने वाले हो, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि इस प्रकार से कह देते हैं। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन कायरल है या बेसिकली ऑप्टिकली एक्टिव है। आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि जो ट्रांस होते हैं ना वो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, याद रखिएगा। ट्रांस क्यों नहीं होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे क्रोमियम है, Cl Cl और ऑक्सिलेट कुछ इस प्रकार से बना देता हूं। OX बाइडेंटेड है तो इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ OX NOX, और ये कैसा हो जाएगा, Cl। अब देखो इसका मिरर इमेज बनाओगे तो सेम एज इट इज बनेगा। ये इसको इधर पलट दोगे तो यानी कि क्या हो जाएगा, सेम ही ऐसा बन जाएगा। और जैसे ही सेम बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, COX एंड OX, और ये क्या हो जाएगा, CF। क्या मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबल है, यानी कि ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्टिकली क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। और ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो यानी कि वो कायरल सेंटर नहीं होगा, यानी कि जिसके पास ऑप्टिकली एक्टिव हो। तो हमेशा याद रखिएगा सिस में ही होता है, हम सिस बनाते हैं CR, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बना देते हैं एक, सॉरी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ले लेता हूं, और यहाँ पे OX इनके बीच, और यहाँ पे OX एंड OX, ये हो गया। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl। अब देखो इनके बीच इसका मिरर इमेज बनाओगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बनेगा। ये इसका कैसा बनेगा, देखिए ये कुछ इधर साइड चले जाएगा OX, ये यहाँ पे आ जाएगा OX, और ये क्या हो जाएगा नीचे तो Cl हो जाएगा। लेकिन ये कैसा हो जाएगा, इधर साइड आ जाएगा OX, एंड ये जो है किधर आ जाएगा OX। पूरे तरीके से जो है सुपर इम्पोज नहीं होता। तो जिस कारण से आपको हमेशा याद रखना है कि जो सिस वाले होते हैं ना, एग्जैक्ट डायग्राम तो नहीं बन पाया क्योंकि मिरर इमेज है, तो आप लोग समझ जाना कि सिस के अंदर जो है जब भी बनता है ऑप्टिकली एक्टिव बनता है, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा उसी के अंदर क्या हो जाएगा, कायरल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो सिस है वो क्या करता है, कायरल सेंटर को शो करता है। अब आपको मैंने बताया कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, पहला हम लोग बताते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म।
आप लिंकेज को ऐसे याद रखना, जो बाइडेंटेड लिगेंड के साथ जो चेंज होने के कारण बन रहा होगा उसको लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। जैसे अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं सीधे एग्जांपल के साथ बात करता हूँ कि यहाँ पे देखिए CO, अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि कैसा भी बना दे, NH3 और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे NH3 और ये NH3, 5 है, यानी किस प्रकार से जो हमने 5 बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे NO2 में N जो है यहाँ पे डोनेट कर रहा है, नीचे बना दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास नीचे जगह है। यहाँ पे माना कि मैंने जो है क्या करा कि एक बार जो है यहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना डोनेट कर रहा है, कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। दूसरा NH3 और NH3 और ये NH3 और ये NH3 इस बार जो है क्या कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। ओके, अगर देखिए जब आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड, बेसिकली हमने बताया था कि लिगेंड का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेशन को जो है लिंकेज कराना, यानी कि बॉन्ड बनाना। जब आपके पास क्या हो कि एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, यहाँ पे देखिए लिंकेज कैसा लिगेंड हो, एम्बीडेंटेड लिगेंड हो, वो एक बार नाइट्रोजन डोनेट करे, एक बार ऑक्सीजन डोनेट करे। दो ही लिगेंड आप लोगों को मैंने बताया, एक HCN होता है और एक क्या होता है, NO2 होता है। एक बार सल्फर डोनेट करेगा, अरे एक बार नाइट्रोजन के डोनेट करने के कारण बन रहा हो। देखिए यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज नहीं हुई है, बिल्कुल सेम एज इट इज है, यानी कि इसका स्ट्रक्चर भी जो है यानी कि क्या है, सेम है, बस अरेंजमेंट क्या है 3D में थोड़ा सा चेंज हो गया। तो जिस कारण से यहाँ पे क्या हो जाता है कि इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म कहते हैं। यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, आपको वहां पे देखना था कि कौन सा लिंकेज यानी कि जो है बाइडेंटेड है या डाइडेंटेड है, सॉरी एम्बीडेंटेड है। आप वहां से देख के बता सकते हो कि कौन जो है लिंकेज आइसोमरिज्म। क्या लिंकेज आइसोमरिज्म में आपको ये याद रहेगा कि जब भी लिंकेज आइसोमरिज्म उस टाइप के आइसोमरिज्म को कहते हैं जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड होगा, तो एक बार नाइट्रोजन या एक बार एक मॉलिक्यूल्स डोनेट करेगा, दूसरी बार दूसरा डोनेट करेगा, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, लिंकेज आइसोमरिज्म कह देते हैं। ओके, कोऑर्डिनेशन, हाँ कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आसान है। देखिए कैसे कोऑर्डिनेशन क्या कहता है कि कैटायन एनायन में बांट दो। आप लोगों को मैंने बताया था कैटायन एनायन, बस आप याद रखिए, जो तरीका बता रहा हूं उसको याद रखिएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, कैटायन एनायन में ये क्या कहता है कि कैटायन वाले को कहता है कि जो तेरा लिगेंड है वो मेरा लिगेंड है, और एनायन वाला कहता है जो कैटायन तेरा लिगेंड है वो मेरा लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन बेसिकली जैसे क्या कहते थे, मैंने कहा था ना कि दूसरे की मदद करता था, यानी कि जैसे एग्जाम में पेन खत्म हो जाता था तो पीछे वाला क्या करता था, आपका जो है हेल्प करता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या कहता है कि कैटायन जो लिगेंड मेरा है तो वो तेरा है, और जो लिगेंड एनायन कहता है जो लिगेंड कैटायन तेरा है वो मेरा है, यानी कि आपस में इंटरचेंज कर देता है। तो चेंज करने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कहते हैं। याद रहेगा कोऑर्डिनेशन क्या कहता है, जो तेरा है वो मेरा है, जो तेरा है वो मेरा है। हाँ, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन है। तेरा मेरा करके किसी को गाली मत देने लगिएगा, नहीं तो फिर आप लोगों को से वो तेरा मेरा करेगा। ओके ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो है यहाँ पे इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एक का लिगेंड दूसरे के पास चले जाए, दूसरे का लिगेंड इसके पास आ जाए, इस टाइप के आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कह देते हैं। कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। हाँ, लिंकेज में हमने क्या बताया कि उसके पास क्या होना चाहिए, एम्बीडेंटेड हो, एक बार एक एटम डोनेट करे, दूसरी बार दूसरा एटम डोनेट करने के कारण अलग कंपाउंड बनेगा, उसको लिंकेज कहते हैं। और कोऑर्डिनेशन में क्या कहता है कि जो तेरा है कैटायन वो मेरा है, जो एनायन कहता है तेरा है वो मेरा है, इस टाइप से जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। ओके, आयनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे शिव पार्वती का केस बनता है। ठीक है, कहता है कि आधा पार्ट मेरा होगा शिव भगवान, आधा पार्ट कहते हैं तेरा पार्ट होगा। जैसे यहाँ ध्यान से सुनिएगा, कैसे CONH3 5SO4 एंड Br, ये दोनों पार्ट क्या करते हैं, इंटरचेंज कर जाते हैं, क्लिक कर जाते हैं, यानी कि आधा इस भगवान का आधा उस भगवान का जो जुड़ता है। तो इस टाइप से हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन। एक्चुअली में बनता कैसे मैं बताता हूं,
NH3 5 SO4 इस पे प्लस और Br माइनस। अब ये आयन हुआ, जब ये आयन होने के कारण यहाँ पे क्या हो गया कि SO4 ने इसको इधर जगह ले लिया और इसने जो है इधर जगह ले लिया, इसीलिए इसका नाम क्या बना, आयनाइजेशन। क्योंकि पहले आयन में कन्वर्ट होता है और आयन में कन्वर्ट होने के कारण क्या हो जाता है कि आपस में अपने पोजीशन को चेंज कर देता है। लेकिन याद रखिएगा आयनाइजेशन में किनके बीच में चेंज होता है, तो आपको लिगेंड और काउंटर आयन के बीच में चेंज होता है। आयनाइजेशन हमेशा किसके बीच में होगा, लिगेंड एंड जो है किसके बीच में, काउंटर आयन के बीच में अगर मॉलिक्यूल्स चेंज होता है तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन जो है आइसोमरिज्म कह देते हैं। लिंकेज में मैंने बताया कि एम्बीडेंटेड होता है, एक बार नाइट्रोजन देगा एक बार ऑक्सीजन देगा। कोऑर्डिनेशन में मैंने कहा कि कैटायन एनायन के बीच जो लिगेंड है वो आपस में ट्रांसफर हो जाता है। आयनाइजेशन में मैंने बताया कि काउंटर आयन एंड लिगेंड के बीच जो है ट्रांसफर हो जाएगा, जितना काउंटर को दोगे उतना ही वो क्या कर देगा, लिगेंड में दे देगा। तो इस टाइप से आइसोमरिज्म को हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। सबसे आसान होता है सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म, जिसके अंदर इसको एक और नाम से जानते हैं, हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि वाटर जहां दिख जाए तो आप सिंपली क्या कह सकते हो, जो आइसोमरिज्म बनेगा वो जो है क्या बनेगा, वाटर के कारण चेंज होने के कारण जो बनते हैं आइसोमरिज्म, उसको सॉल्वेटेड या जो है हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म कहते हैं। दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म इज नोन हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व्ड एज अ सॉल्वेंट। या बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसके चेंज होने के कारण जो बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, यानी कि हाइड्रेटेड कर देते हैं। इसके कलर को भी याद रख लीजिएगा, CrH2Cl3 का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वॉयलेट होता है। इसके वाटर के चेंज हो जाने के कारण जो है क्या हो जाता है, ग्रे ग्रीन। आपने एक 10th क्लास में जो है ग्रीन बुट्रोल को जो है एक्सपेरिमेंट किया होगा, कॉपर सल्फेट CSO4.5H2O। आप जैसे ही इसका कलर ब्लू होता है, हीट करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाता है कि व्हाइट वाटर के मॉलिक्यूल्स को चेंज करने के कारण जो आपको मिलेगा आइसोमरिज्म, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म कहेंगे। ओके, अब मुझसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि ये आयनाइजेशन एनर्जी क्यों है। मैंने कहा आयनाइजेशन में क्या होता है कि आयन में कन्वर्ट होने के कारण काउंटर आयन और लिगेंड के बीच में क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो देखो ClSO4 क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, यानी कि जो है आयनाइजेशन। आप लिखोगे क्या कि इन विच ligand and counter ion are interchanged between each other। तो जो आइसोमरिज्म बनता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आयनाइजेशन आइसोमरिज्म कह देते हैं। ठीक है, ओके। अब आपसे पूछा है कि कायरल मैंने बताया था कि किसके अंदर होता है, या बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ऑप्टिकल हमेशा कहाँ बनता है, सिस में। अब आपके सामने क्या है, दो ऑप्शन है, ये तो या ए होगा या तो डी होगा। चेक करते हैं कि कौन सा जो है हमारे पास, या तो ए होगा या तो डी होगा। हम इसको देखिए ऐसा लिख देते हैं, NH3 मैं जो है डी बनाता हूँ क्योंकि सिस वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए मैं ये इसको बना देता हूँ PT और यहाँ पे इस प्रकार से बना देता हूँ। देखिए NH3 और Cl, NH3 और Cl। ठीक है, तो इनके बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है, दोनों सेम लिगेंड के बीच। अब यहाँ पे देखिए अगर ये सेम है तो इसका इमेज भी तो ऐसा ही बनेगा। इसको इधर ले जाओगे कैसा बन जाएगा, PT NH3 और Cl और NH3 और ये क्या सुपर इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर ये सुपर इम्पॉसिबल है तो ऑप्टिकली क्या हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कभी भी कायरल शो नहीं करता, तो ये तो नहीं करेगा। इसका मतलब है यही जो है क्या करेगा, शो करेगा। इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ओके, थर्ड वन देखिए, आपसे पूछा द कॉम्प्लेक्स विच हैज टू आइसोमरिज्म। क्या कोई आप बता सकते हैं कि कौन जो है टू आइसोमरिज्म शो करेगा। ओके, चलिए चेक करते हैं। आपको बताना है कि मैंने कितने आइसोमरिज्म पढ़ा है, 4। कोहली, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रोजन लिंकेज एंड आयनाइजेशन। कोहली में क्या कहा था मैंने कि जो कैटायन एनायन, सी से याद रखिएगा, कोऑर्डिनेशन और सी से कैटायन और एनायन में जो आपस में लिगेंड का चेंज होता है। क्या कहीं लिगेंड का चेंज होने का ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं, यानी कि कोऑर्डिनेशन तो नहीं होगा। हाइड्रेटेड यानी कि वाटर एक में दिख रहा है लेकिन दूसरा जगह जाने का चांस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखो चेक करते हैं लिंकेज। लिंकेज में हमने क्या बताया था
कि आपको चेक करना है कि उसके अंदर कौन सा है, यानी कि बाइडेंटेड है क्या? हाँ बिल्कुल है। और क्या एक बार में नाइट्रोजन डोनेट कर रहा होगा और एक बार ऑक्सीजन डोनेट कर रहा होगा, तो यहाँ पे कौन सा बन रहा होगा? ये 2 आइसोमेरिज्म बना रहा होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? CONH3H5। ओके, अब देखो आपके सामने यहाँ से पूछा जा रहा है कि जो है बॉन्ड एंगल फेशियल में। आपको मैंने कहा था कि फेशियल में क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से ट्रायंगुलर बनता है, ठीक है। अगर sir. ध्यान से देखो तो इसके बीच में 180 बनता है और इसके बीच में कितना बन जाता है? 90। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ Yes. क्वेश्चन जो है आपको इसको जो है घर पे जाना है और इसको सॉल्व करना है कि कौन सा जो है 3-4 क्वेश्चन है, और उसके बाद जो है सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में अगर देखने को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आज की क्लास को मैं यही पे रखता हूँ। Good night, sir.